हेलो बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम अपने 3 अनुच्छेद जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे लास्ट अनुच्छेद हैं। इसके बाद जो है हमारा हिंदी का ये अनुच्छेद से रिलेटेड जो भी हमारी सीरीज़ है वो फिनिश हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 25। तो देखिए, यहाँ पर ओलंपिक खेलों के बारे में बात की गई है। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानी वासी एक बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता जियूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा था। ठीक है। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी, बल्कि नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते थे और साथ ही दौड़ भी होती थी। यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था। ये कार्यक्रम 3 दिन चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते, रथ दौड़ाते थे। खेल ओलंपिक की शब्द से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार और दावत के साथ समाप्त होते थे। तो ये अनुच्छेद है। आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित किए गए। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है 776 ईसा पूर्व बात की गई है। तो देखिए 776 ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अब यहाँ पर ओनली ईशा दे रखा है, ईस्वी दे रखा है और यहाँ पर ईशा पूर्व है। तो हमारा ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे। तो देखिए यहाँ पर ओलंपिया शहर में ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। तो रोम के अंदर कोई नाम नहीं आया, रोम का, पेरिस, ज्यूस, इन शहरों का कोई नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर ओलंपिया जो है इस शहर का नाम दिया गया और यहीं पर ये प्रतियोगिताएं होती थी। खेलों से मेल होता था। किसका मेल होता था? देखिए यहाँ से जो है शरीर और मन का मेल जो है वो होता था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, मन और शरीर का मेल होता था। जियूस कौन था? तो देखिए महान देवता था उनका। क्या था? महान देवता। तो यहाँ पर जो है महान राजा ये नहीं आएगा, ओलंपिक खिलाड़ी नहीं था, पहलवान नहीं था। ये देखिए एक यूनानी देवता था। तो यूनान वासी थे वो, उनका देवता था, तो यूनानी देवता था ये। यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास क्यों किया जाता था? तो देखिए यहाँ पर जो है जीतने का प्रयास, देखिए यहाँ पर जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था। तो देखिए जियूस का सम्मान, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जियूस का सम्मान करना था, जो उनका देवता था उनका सम्मान करना था। खिलाड़ियों को पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं कहा है, ईश्वर के उपहार और या ओलंपिया का रिवाज, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं कहा गया। आगे देखिए, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर बात की गई है, इस अनुच्छेद में बात की गई है ऊंट के बारे में, जो कि मरुस्थल के अंदर किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है। तो देखिए मरुस्थलों में बहुत सारे पशु जीवन प्राप्त होता है। ठीक है। रात में रेगिस्तानी छिपकलियां अपने छिद्रों से बाहर निकलती हैं। अनेक प्रकार के जहरीले बिच्छू, सांप, बिच्छू, लोमड़ियां और कीड़े मकोड़े और पक्षी प्राप्त होते हैं। सहारा, अरब और थार के रेगिस्तानों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऊंटों का प्रयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। ऊंट, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, बालू में मीलों दूर तक चल सकता है। इसकी आंखों की बैरोनियां लंबी होती हैं और यह अपनी नाक के छिद्रों को भी बंद रख सकता है। इससे यह रेत से अपनी आंखें और नाक को बचा सकता है। इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं और पीठ पर 1 या 2 कुबड़ होते हैं। ऊंट एक बार में कई लीटर पानी पी सकता है और इसके बाद 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए वो रह सकता है। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊंट अपरिहार्य है। तो देखिए ये अनुच्छेद पूरा हुआ। ऊंट के बारे में ज्यादातर लिखा गया है। तो देखिए इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? मरुस्थल में जीवन। तो देखिए मरुस्थल में तो बहुत सारा जीवन होता है, उसके बारे में बात नहीं की गई है। मरुस्थल में रात्रि जीवन, इसके बारे में भी बात नहीं की गई है। मरुस्थलों में ऊंट के उपयोग के बारे में भी कम कहा गया है, लेकिन ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है और ऊंट की काफी सारी विशेषताओं के बारे में इसमें लिखा गया है। तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, रात में अपने छिद्रों से कौन सा पशु बाहर निकलता है? अपने छिद्रों से जो है कौन सा पशु बाहर निकलता है? तो देखिए रेगिस्तानी छिपकलियां जो है वो अपने छिद्रों से बाहर आ जाती हैं। तो देखिए जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े और लोमड़ियों के बारे में बात नहीं की गई है। रेगिस्तानी छिपकलियां जो हैं वो छिद्रों से बाहर आती हैं। ठीक है। ऊंट 1 सप्ताह से अधिक
तक बिना पानी पिए कैसे रह सकता है। तो देखिए ये एक ही बार में इतना ज़्यादा पानी पी लेता है कि वो 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन, यह रेत में मीलों तक चल सकता है, इसके पैर गद्देदार होते हैं, यह एक बार में अनेक लीटर पानी पी जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार में ही इतना पानी पी जाता है कि अगले 7 दिनों तक फिर ये बिना पानी पिए भी रह सकता है। जो पैरा दिया गया है आपको, जो ये पैराग्राफ है, इसमें अपरिहार्य शब्द का क्या अर्थ है। देखिए ये अपरिहार्य लास्ट में लिखा गया है कि मरुस्थल के निवासियों के लिए, यानी जो मरुस्थल में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ऊंट क्या है, अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब अनावश्यक नहीं, मतलब जरूरी नहीं है उनके लिए, नहीं ये नहीं आएगा। महत्वपूर्ण है, जी हाँ, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सार्थक, सार्थक इसको हम नहीं बोल सकते। आवश्यक, आवश्यक तो है लेकिन सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, ऊंट अपनी नाक और आंखों को रेत से कैसे बचाता है। क्योंकि इसकी जो आंखों की जो लंबी बैरनियां होती हैं और नाक बंद करने की एक क्षमता होती है। तो देखिए इसकी आंखों की बैरनियां जो है वो लंबी होती हैं और ये अपने नाक के छिद्रों को बंद कर सकता है। इस तरीके से ये रेत से अपनी आंखों और नाक को बचा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 27। यहाँ पर देखिए श्रीमती सेन जो है उनको आभूषणों का बहुत शौक होता है, शौक होता है, मतलब वो एक तरीके से आभूषण पहनने की बहुत शौकीन है। उस उनके जन्मदिन के अवसर पर जो श्री सेन है वो उन्हें सोने और हीरों का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना और उसके बाद उसको उतार दिया। उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर इसको रख दिया। उसके बाद वे स्नानागार में नहाने के लिए चली गई। एक बूढ़ा बंदर उनके घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा था और बालकनी में कूद गया। वह एक खुली खिड़की से कमरे के अंदर घुस गया। बंदर को वहां पर वह हार मिल गया और वह उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती सेन स्नानागार से लौटी तो उसे वह हार नहीं मिला, तो वो जोर से चिल्ला पड़ी। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा, श्रीमती सेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या पहना था। तो देखिए सोने और हीरो का एक हार पहना था, हीरे की अंगूठी पहनी थी, सुंदर ड्रेस पहनी थी या सोने की चूड़ियां पहनी थी। तो देखिए यहाँ पर जो है हीरे और सोने से जड़ा हुआ जो श्री सेन ने जो हार दिया था वो उसने यहाँ पर पहना था। बाकी और किसी भी चीज के बारे में पैराग्राफ में नहीं कहा गया है, तो हम जो पहला ऑप्शन है उसको सही मानेंगे। ठीक है, श्रीमती सेन ने हार जो है वो कहाँ पर रखा था। तो देखिए श्रीमती सेन ने अपना हार उतारकर कमरे के अंदर एक मेज पर रखा था। तो देखिए कमरे की एक मेज पर जो है उसने रखा था, स्नानागार में नहीं रखा, खिड़की पर नहीं रखा और सेल्फ में भी नहीं रखा। ठीक है, बंदर कमरे में कैसे घुसा था, स्नानागार से नहीं, खुले दरवाजे से नहीं, छत से नहीं, एक खुली खिड़की से वो घुसा था। पहले बालकनी में कूदा, उसके बाद एक खुली खिड़की उसको कमरे के अंदर दिखी और उसके अंदर से वो जो है कमरे के अंदर घुस गया। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए 4th क्वेश्चन, श्रीमती सेन के हार का क्या हुआ। श्री सेन जो है उसे ले गए थे, नहीं, यह मेज पर रखा था, नहीं, एक बंदर जो है उसे उठा कर ले गया था, एक बंदर उठा कर ले गया था, बंदर ने चुरा लिया था, नहीं, वो उसे उठा कर ले गया था। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए चिल्ला पड़ी, चिल्ला पड़ी का अर्थ होता है धीरे से चीखना, नहीं, जोर से शोर मचाते हुए चीखना, ये जो है इसका आएगा। धीरे धीरे सिसकी, ये भी नहीं आएगा। दूसरे को दोष देना, ये भी नहीं आएगा। मतलब चिल्लाने का मतलब होता है जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाना। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हिंदी के हमारे जितने भी अनुच्छेद हैं वो लगभग हमने पूरे के पूरे कवर कर लिए हैं। तो आपको जो है अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इन अनुच्छेद को देख सकते हैं और दूसरे अनुच्छेद के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो उसमें जो है ये अनुच्छेद आपके काम आए। और जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, वो आपका 10 अप्रैल से शिफ्ट होकर 16 मई हो चुका है। तो इसलिए आपके पास अभी टाइम है, आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।